हुए विद्रोह पर हमारा रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि मोपला थे कौन। तो देखिए, केरल के मालाबार तट पर निवास करने वाले अरबी और मलयाली जो मुसलमान थे, जो बहुत गरीब थे, जो खेती करते थे, छोटे मोटे व्यवसाय करते थे, उन्हें मोपला कहा जाता था। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि मोपला विद्रोह कहां हुआ, तो आप बताएंगे कि केरल में हुआ। मोपला विद्रोह कब हुआ, यह भी पूछा जा सकता है, तो 1921 में हुआ। ठीक है, तो केरल के मालाबार तट पर निवास करने वाले मोपला अरबी एवं मलयाली मुसलमान थे, जिनमें अधिकतर गरीब थे और खेती तथा छोटे मोटे व्यवसाय करते थे। इस क्षेत्र में जो जमींदार थे, जो महाजन थे, वो हिंदू नंबूदरी पाद एक जो है वर्ग से थे, उन्हीं के पास। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ब्रिटिश भारत में हुए प्रमुख किसान विद्रोहों को, जिसकी शुरुआत हम करेंगे नील विद्रोह से। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सभी विद्रोहों को एक क्रम से देखते हैं जो किसानों ने की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नील विद्रोह की, जो कि हुआ 1859 से लेकर के 1860 के बीच, यानी 1857 की क्रांति के तुरंत बाद ही। तो प्रश्न भी पूछा गया है कि 1857 की क्रांति के तुरंत बाद बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ, तो वो था नील विद्रोह। और ये जो नील विद्रोह था, ये एक सफल विद्रोह था और अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध किसानों का पहला और संगठित और सशक्त विद्रोह था। हुआ ये कहां, तो ये हुआ नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से प्रारंभ हुआ और बंगाल के जितने नील उत्पादक क्षेत्र थे उन सब तक ये फैल गया। अब ये पूरा मामला क्या था, ये हम समझ लें। तो देखिए, बंगाल के वे किसान जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे, उन्हें यूरोपीय नीलहे यानी नील उत्पादक जबरन नील की खेती करने के लिए विवश करते थे। तो इस दौर से पहले बहुत सारे यूरोपीय इन क्षेत्रों में आ गए थे। उन्होंने अपना बागान बना लिया था और किसानों से अनुबंध करके, उनसे एग्रीमेंट करके नील की खेती ये कराते थे। अब जो किसान थे स्थानीय, वो ये चाहते थे कि वो चावल की खेती करे या अन्य किसी खाद्य फसल को वो जो है बोए, उसकी खेती करे। लेकिन एक तो जो है पहले इन्होंने अनुबंध में फंसाया, ये यूरोपीय जो नीलहे थे, नील उत्पादक थे, और उसके बाद ये जबरन लाठी के बल पे, डंडे के बल पर किसानों से कहते थे कि नहीं, तुम्हें नील का ही उत्पादन करना है। इसीलिए इसे नील विद्रोह भी कहा गया। ठीक है, तो बंगाल के वे किसान जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे, उन्हें यूरोपीय नीलहे जबरन नील की खेती करने के लिए विवश करते थे, जिसकी खेती किसानों के लिए लाभकारी नहीं थी। वे नहीं चाहते थे कि वे नील की खेती करें, जबरिया उनसे नील की खेती कराई जाती थी। किनके द्वारा, यूरोपीय नीलहों के द्वारा। इन्हें नीलहे कहा जाता था, यानी नील के उत्पादक। ठीक है, तो नील विद्रोह का प्रारंभ हुआ सितंबर 1859 में। एक नील उत्पादक के दो कर्मचारी थे। क्या नाम था, तो एक तो दिगंबर विश्वास और दूसरा नाम था विष्णु विश्वास। तो ये दोनों नाम बहुत महत्वपूर्ण है, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। तो इनके नेतृत्व में नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से ये प्रारंभ हुआ। ठीक है, 1860 ईस्वी के प्रारंभ तक यह आंदोलन बंगाल के सभी नील उत्पादक जिलों में पहुंच गया। तो सभी नील उत्पादक क्षेत्रों में यह आंदोलन जो है पहुंच गया। बहुत सशक्त आंदोलन था। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो देखिए, इस आंदोलन का बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने पूर्ण समर्थन किया। और ये लाइन क्यों लिखी गई है वो बताता हूं, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। तो समाचार पत्रों में एक नाम बहुत महत्वपूर्ण है, हिंदू पैट्रियट हरिश्चंद्र मुखर्जी इसको संचालित करते थे। और एक जो है नाटक है दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखित नील दर्पण। तो नील विद्रोह पर आधारित नाटक कौन सा है, तो नील दर्पण है। नील दर्पण को किसने जो है लिखा है, तो दीनबंधु मित्र। हिंदू पेट्रियाट
इसके जो है हरिश्चंद्र मुखर्जी है, इसने भी नील विद्रोह पर काफी रिपोर्टिंग की। तो ये सीधे सीधे पूछा जाता है, बल्कि नील विद्रोह पर यही दोनों, एक तो हिंदू पेट्रियट हरिश्चंद्र मुखर्जी और दूसरा दीनबंधु मित्र और नील दर्पण से बहुत सारे प्रश्न है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, तो दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण में नील बगान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण किया गया है। तो आगे क्या हुआ, तो 1860 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा सिटोन कार की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय नील आयोग का गठन किया गया ताकि जांच की जाए कि दिक्कत है क्या। इस जांच आयोग की रिपोर्ट में स्पष्ट हो गया कि ये जो यूरोपीय बगान मालिक हैं, यानी जो यूरोपीय नीलहे हैं, ये बहुत बड़े पैमाने पर स्थानीय किसानों का शोषण करते हैं। तो इस रिपोर्ट के आधार पर 1860 ईस्वी में एक सरकारी आदेश के द्वारा किसानों से जबरन नील की खेती करने पर रोक लगा दी गई, यानी जिसको जो है कॉन्ट्रैक्ट करना है, जिसको एग्रीमेंट करना है वो करके करे, लेकिन जबरदस्ती लाठी डंडे के दम पे आप जो है नील की खेती नहीं करा सकते। 1860 में ये किया गया। तो एकजुट किसानों के आगे अंततः यूरोपीय नीलहों ने घुटने टेक दिए। ये सरकारी आदेश आने से पूर्व ही जो यूरोपीय नीलहे थे उन्होंने घुटने टेक दिया और 1860 के अंत तक बंगाल में नील की खेती समाप्त हो गई, बंद हो गई। तो ये जो विद्रोह था, नील विद्रोह, ये भारतीय किसानों का पहला सफल विद्रोह था। इसे याद रखने की जरूरत है। तो ये विद्रोह सफल विद्रोह था। तो इतनी बात हमने नील विद्रोह की। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पाबना विद्रोह की। ठीक है, तो ये पाबना विद्रोह कहां हुआ, तो ये हुआ बंगाल के पाबना जिले में। क्यों हुआ, तो जमींदारों की शोषणकारी नीतियों और लगान की बढ़ी हुई दर के विरुद्ध ये विद्रोह हुआ। तो लगान की बढ़ी हुई दर, जमींदारों का शोषण, महाजनों का शोषण, ये सारे जो है कॉमन फैक्टर्स रहे हैं किसान विद्रोह के। ठीक है, तो ये जो पाबना विद्रोह है ये 1873 से लेकर के 1876 के बीच में हुआ। कहां हुआ, तो ये भी बंगाल में हुआ। बंगाल में कहां हुआ, तो पाबना जिले में हुआ। तो ऐसे एक तरफ आपको किसान विद्रोह दे देगा, उसी में हो सकता है जनजातीय विद्रोह को भी शामिल कर दे, उसी में अन्य विद्रोहों को भी शामिल कर दे, और एक तरफ जो है आपको डेट दे दिया जाएगा। तो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करिए। ठीक है, तो ये सब जो है डेट्स वगैरह याद करना किसान विद्रोह में तो आपको एकदम जरूरी है ही। ठीक है, तो 1873 ईस्वी में पाबना जिले के यूसुफ शाही परगने में एक किसान संघ का गठन किया गया। और ये जो आंदोलन था पाबना विद्रोह, ये कहने के लिए विद्रोह का प्रयोग इस पे हुआ है, जबकि पाबना जो विद्रोह था ये अहिंसक विद्रोह था और इसका पूरा प्रयास था कि हम सरकारी स्तर पर, सरकारी माध्यम से, संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को मनवा लें। हालांकि ये सारी चीजें जब ठीक प्रकार से नहीं हुई तो कुछ हिंसक घटनाएं भी पाबना विद्रोह के दौरान देखने को मिली। हालांकि ये मूलतः एक अहिंसक आंदोलन था जिसका जोर कानूनी तरीके से अपनी मांगे मनवाने पर था। ठीक है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी, आरसी दत्त आदि बंगाल के बुद्धिजीवियों ने आंदोलनकारियों का भरपूर समर्थन किया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, द्वारकानाथ गांगुली, इंडियन एसोसिएशन, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, के मंच से आंदोलनकारियों की मांगों का समर्थन किया। कौन मुख्य नेता था, तो प्रमुख नेता थे इस आंदोलन के ईशान चंद्र राय, केशव चंद्र राय और शंभुनाथ पाल। तो 1885 ईस्वी में पारित बंगाल काश्तकारी कानून द्वारा किसानों के हितों का संरक्षण किया गया। तो ये विद्रोह तो बहुत पहले ही हुआ, बहुत सारी मांगे पहले ही मान ली गई, लेकिन फाइनली 1885 में बंगाल काश्तकारी कानून द्वारा किसानों के हितों के संरक्षण का प्रयास किया गया। तो ये था पाबना विद्रोह। अब हम आगे बढ़ेंगे
और बात करेंगे दक्कन विद्रोह की। तो ये जो दक्कन विद्रोह रहा ये 1874 से लेकर के 1875 के बीच हुआ। कहां पे हुआ? तो महाराष्ट्र के पुणे और अहमदनगर जिलों में ये विद्रोह हुआ। क्या कारण था इसका? तो बहुत बड़ा लिख दिया गया है। ऐसे जो है नोट्स नहीं बनाना चाहिए इन जनरल, ये काफी बड़ा वाक्य हो गया, इतनी सारी चीजें थी तो एक जो है लाइन में बहुत सारी चीजें आ गई। ठीक है, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था इन क्षेत्रों में रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था, चिरो अस्थाई बंदोबस्त और महलवाड़ी। ठीक है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत ब्रिटिश सरकार द्वारा किसानों पर आरोपित अत्यधिक लगान की दर, तो काफी लगान की दर थी, भू जो लगान था उसकी दर काफी थी। ठीक है, और मारवाड़ी व गुजराती साहूकारों द्वारा किसानों को अत्यधिक ऊंची ब्याज दर पर ऋण देना। तो जो महाजन थे, जो साहूकार थे, और ये मोस्टली बाहरी थे यानी मारवाड़ी और गुजराती थे, और ये क्षेत्र हम किसकी बात कर रहे हैं? महाराष्ट्र का पुणे और अहमदनगर जिले की हम बात कर रहे हैं। तो जितने महाजन थे, प्रमुख सूदखोर जो थे, वो सब गुजराती या मारवाड़ी थे राजस्थान के। ठीक है, तो ये लोग बाहरी थे। ये बहुत उच्च दर पर पैसा देते थे, बहुत ब्याज लगता था। अगर कोई किसान ब्याज नहीं चुका पाता था तो उसका घर, उसकी जमीन या अन्य आर्थिक संसाधन को ये जो है अपने अधिकार में कर लेते थे। तो देखिए, ऋण देना जिसको ना चुका पाने की अवस्था में किसानों की भूमि और अन्य संपत्ति पर महाजनों सूदखोरों का अधिकार हो जाना था। इन सब से महाजनों सूदखोरों से त्रस्त किसानों ने यह किया कि 1874 में इनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया, यानी कि इन महाजनों से हमें कोई संबंध नहीं रखना है, इनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया 1874 में। इसके बाद क्या हुआ? 1875 ईस्वी तक स्थिति विस्फोटक हो गई। अब किसानों ने महाजनों और सूदखोरों के घरों और दुकानों पर हमला करके इकरारनामे यानी एग्रीमेंट जो होता था, जो पैसा देने के समय, ऐसे पिक्चरों में आपने बहुत देखा होगा, मालिक हमें इतना पैसा चाहिए, लाओ मुहर ठप्पा हो गया, पता चला जमींदार साहब खेत ही पूरा ले लिए उस किसान का, ऐसे आपने पिक्चरों में देखा होगा। वही बात यहां पे हो रही है। तो एग्रीमेंट जो होता था उसको उन्होंने ढूंढा फाड़ दिया। अदालत के आदेशों को भी उन्होंने जला दिया, चूंकि अब ये महाजनों का जो पक्ष होता था वो एग्रीमेंट में सारी बातें पहले ही लिख लिए होते हैं, तो अदालतें भी इन महाजनों के पक्ष में, इन जमींदारों के पक्ष में रहती थी। तो इकरारनामा और अदालत के आदेश को भी उन्होंने जला दिया कि ना तो रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, इस तर्ज पे। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा आंदोलनकारियों के प्रति दमनात्मक नीतियां अपनाकर आंदोलन को कुचल दिया गया। 1879 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम द्वारा किसानों को संरक्षण प्रदान किया गया और जस्टिस राणा डे की पूना सार्वजनिक सभा ने किसानों की मांगों का समर्थन किया था। तो जस्टिस राणा डे की पूना सार्वजनिक सभा ने दक्कन विद्रोह के किसानों की मांगों का समर्थन किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मोपला विद्रोह की। तो मोपला विद्रोह कई चरणों में हुआ, लेकिन मुख्य फोकस मोपला विद्रोह को समझते हुए 1921 में हुए विद्रोह पर हमारा रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि मोपला थे कौन। तो देखिए, केरल के मालाबार तट पर निवास करने वाले अरबी और मलयाली जो मुसलमान थे, जो बहुत गरीब थे, जो खेती करते थे, छोटे मोटे व्यवसाय करते थे, उन्हें मोपला कहा जाता था। ठीक है, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि मोपला विद्रोह कहां हुआ, तो आप बताएंगे कि केरल में हुआ। मोपला विद्रोह कब हुआ ये भी पूछा जा सकता है, तो 1921 में हुआ। ठीक है, तो केरल के मालाबार तट पर निवास करने वाले मोपला अरबी एवं मलयाली मुसलमान थे, जिनमें अधिकतर गरीब थे और खेती तथा छोटे मोटे व्यवसाय करते थे। इस क्षेत्र में जो जमींदार थे, जो महाजन थे, वो हिंदू नंबूदरी पाद
एक जो है वर्ग से थे, उन्हीं के पास मैक्सिमम जो है जमींदारी थी, उन्हीं के पास आर्थिक संपन्नता थी। ठीक है, तो 1836 से लेकर के 1854 के बीच इस क्षेत्र में कुल 22 विद्रोह हुए, जिसमें जमींदारों की संपत्ति को लूटा गया और हिंदू मंदिरों को नष्ट कर दिया गया। तो जमींदारों की संपत्तियों को लूटा गया, यानी हिंदुओं की संपत्तियों को लूटा गया, और हिंदू मंदिरों को भी नष्ट किया गया। इसीलिए इसे एक सांप्रदायिक विद्रोह माना जाता है, जो कि मुसलमानों द्वारा हिंदुओं के विरुद्ध किया गया। हालांकि जो हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं वो बिल्कुल अलग है, और जो अन्य लोग बताते हैं या जो डॉक्यूमेंट्स हैं इससे रिलेटेड जब गहराई में जाकर के आप चीजों को पढ़ते हैं तो बहुत ही दूसरे तरह का दृश्य उभर करके आता है। और इस क्षेत्र में जो विद्रोह हुआ उसमें एक तरफ तो मैंने आपको बताया कि हिंदू समुदाय के लोग थे जिनके पास धन संपत्ति थी, और एक तरफ जो है मोपला मुस्लिम किसान थे जिनके पास उतना आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी। तो इनके विरुद्ध आप देख रहे हैं कि हिंदू मंदिरों को भी इसमें नष्ट किया गया। ठीक है, तो 1921 में खिलाफत के नेता मुस्लियार या मुदलियार, तो 1921 में जो मोपला विद्रोह हुआ, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, उसमें खिलाफत आंदोलन और कृषक विद्रोह में कोई अंतर देखने को नहीं मिला। यानी खिलाफत आंदोलन और कृषक विद्रोह यानी ये मोपला विद्रोह दोनों एक हो गए। जैसा कि हम जानते हैं कि इस दौर में भारत में खिलाफत और असहयोग नामक दो आंदोलन चल रहे थे, जो कि संयुक्त रूप से चल रहे थे, एक ही साथ चल रहे थे। आगे हम पढ़ेंगे। तो खिलाफत जो आंदोलन था वो तुर्की के खलीफा की रक्षा हो, खिलाफत की रक्षा हो, इसके लिए चलाया जा रहा था। उसका भारत की मांगों से कोई मतलब नहीं था। तो यहां पर जो है खिलाफत और मोपला विद्रोह में कोई अंतर नहीं रह गया, यानी कि ये पूरी तरीके से सांप्रदायिक हो गया 1921 में, और बहुत बड़े पैमाने पर जो हिंदू जमींदार थे उनकी संपत्ति को लूटा गया, हिंदू मंदिरों को इसमें जो है नष्ट किया गया। ठीक है, और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये रही कि महात्मा गांधी ने भी मोपला विद्रोहियों का समर्थन कर दिया। ये दाग जो है महात्मा गांधी पर लगा हुआ है, हमेशा जो है ये उठ करके आता है कि इन्होंने ऐसे जो है आंदोलन को अपना समर्थन दे दिया। ठीक है, तो खिलाफत और असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता शौकत अली, गांधी जी और मौलाना आजाद ने मोपला विद्रोह का समर्थन किया। इस विद्रोह को यानी मोपला विद्रोह को अंग्रेज विरोधी, जमींदार विरोधी और हिंदू विरोधी विद्रोह की संज्ञा दी जाती है। तो मोपला विद्रोह में आपसे यह पूछा जाएगा कि यह कहां पे हुआ, कब हुआ। ठीक है, ये सारी बातें। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसान सभा की। ठीक है, इससे भी काफी प्रश्न जो है पूछा जाता है, तो आइए एक एक करके देखें। तो देखिए, जमींदारों और तालुकदारों के शोषण के विरुद्ध सर्वप्रथम अवध क्षेत्र में होम रूल लीग के सदस्यों ने किसानों को संगठित करने का प्रयास किया। ठीक है, गौरी शंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय, सीधे तो ये नहीं, इनकी प्रेरणा बहुत अधिक थी मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से फरवरी 1918 में, कहीं कहीं आपको यह मिलेगा कि 1917 में, ठीक है, उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन हुआ। तो उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन कब हुआ, किसके द्वारा हुआ, इसको हमने समझा। और इसी उत्तर प्रदेश किसान सभा के प्रमुख नेता के रूप में बाबा रामचंद्र का उदय हुआ। इनका नाम आपने बहुत सुना होगा। यह भी पूछा जा चुका है कि बाबा रामचंद्र कहां के निवासी थे। तो ये उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं थे, ये महाराष्ट्र के
निवासी थे, साधु वेश में रहते थे, बड़ा इन्होंने सम्मान अर्जित किया अवध के इलाके में। ठीक है, तो बाबा रामचंद्र के प्रयास से अक्टूबर 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन किया गया। ठीक है, तो बाबा रामचंद्र के प्रयास से अक्टूबर 1920 में अवध किसान सभा बना और फरवरी 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन हुआ था। ठीक है, इस आंदोलन का मुख्य केंद्र था रूर गांव, प्रतापगढ़ का रूर गांव। तो ये जो अवध किसान सभा थी, इसमें उस समय समानांतर किसानों के हित में कार्य करने वाली जितनी संस्थाएं थी सबने विलय कर दिया और अवध किसान सभा किसानों की एक बड़ी संस्था के रूप में उभर करके आई। 1920 में किसान आंदोलन ने खुद को असहयोग आंदोलन से जोड़ लिया। इसी वर्ष असहयोग आंदोलन शुरू हो गया भारत में। ठीक है, 6 जनवरी 1921 को जमींदारों के शोषण, महाजनों की अत्यधिक मुनाफाखोरी तथा अनाज और कपड़े के मूल्य वृद्धि के विरोध में फुर्सतगंज बाजार में आंदोलन किया गया। ये बात रही किसान सभा की। अब आगे हम बात करते हैं एका आंदोलन की। एका आंदोलन से काफी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, एका आंदोलन क्या था इसको समझ लें। तो देखिए, अवध का किसान आंदोलन 1921 के अंत और 1922 के प्रारंभ में हरदोई, बहराइच, सुल्तानपुर, बाराबंकी तथा सीतापुर में एका आंदोलन के रूप में चला। तो अब ये जो है एका आंदोलन किन क्षेत्रों में चला, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। 2-3 जिले दे दे, इसमें मैंने सब लिख दिया, हरदोई, बहराइच, सुल्तानपुर, बाराबंकी। ठीक है, तो एका आंदोलन किन क्षेत्रों में चला, एका आंदोलन कहां चला, महाराष्ट्र में चला, बंगाल में चला, उत्तर प्रदेश में चला, बिहार में चला, ऐसे भी प्रश्न पूछा गया है। तो एका आंदोलन जो है उत्तर प्रदेश में हरदोई, बहराइच, सुल्तानपुर, बाराबंकी, सीतापुर के क्षेत्र में चला। और इस आंदोलन की विशेषता यह थी कि समाज के निम्न तबके के लोगों ने इसका नेतृत्व किया। कौन था नेता? तो मदारी, पासी और सहरीर इसके जो है नेतृत्व करता थे। तो समाज के निचले तबके से नेतृत्व उभर करके आया एका आंदोलन में। एक और विशेषता एका आंदोलन की थी कि इस आंदोलन में छोटे जमींदारों ने भी भाग लिया, जो एका आंदोलन की प्रमुख विशेषता थी। क्या कारण था इस आंदोलन का? तो अत्यधिक लगान, गैर कानूनी रूप से खेत छीनना आदि। ठीक है, ये बहुत जो है उलझी हुई व्यवस्था थी कि किस प्रकार से जो है एक जमींदार है, उसके नीचे फिर किसान कार्य कर रहे हैं, भूमि पे उनकी अधिकारिता कैसे होगी, ये सारी चीजें जो है भारत में भूमि सुधार एक टॉपिक है इकोनॉमी में मेंस के लिए, यूपीपीसीएस या फिर यूपीएससी के लिए, तो उसमें ये सारी बातें जो है बड़ी डिटेल में होती हैं। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। तो एका आंदोलन। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अखिल भारतीय किसान सभा। देखिए, हम एकदम प्रश्न और उत्तर के हिसाब से ही इस चीज को पढ़ रहे हैं और इसमें इससे अधिक पढ़ने के लिए कुछ है भी नहीं। ठीक है ना, तो इन सब चीजों को रटना है, इस बात को आप समझिए। अखिल भारतीय किसान सभा, तो देखिए बिहार किसान सभा और आंध्र प्रांतीय किसान सभा और किसान संघ, इन तीनों को मिलाकर के 1936 में अखिल भारतीय किसान संगठन बना, जिसका नाम क्या था? तो नाम था अखिल भारतीय किसान सभा। तो अखिल भारतीय किसान सभा कब बना? तो 1936 में बना। किन किन का विलय किया गया? तो बिहार किसान सभा, आंध्र प्रांतीय किसान सभा और किसान सभा। ठीक है, पहला अखिल भारतीय सम्मेलन यानी अखिल भारतीय किसान सभा का 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में आयोजित किया गया। तो कब आयोजित किया गया? 11 अप्रैल 1936 को पहला सम्मेलन आयोजित किया गया। यह भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, कौन इसके अध्यक्ष हुए? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती इस सम्मेलन के अध्यक्ष हुए
और एनजी रंगा महासचिव चुने गए। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसे आपको याद रखना है। एक महत्वपूर्ण बात और भी थी कि इस सम्मेलन को जवाहरलाल नेहरू ने संबोधित किया था। इस सम्मेलन में 1 सितंबर 1936 को किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तेभागा आंदोलन की। काफी जो है प्रसिद्ध ये भी किसान आंदोलन है। 1946 में ये हुआ। क्या मामला था इसका? तो 20वीं सदी के मध्य में हुआ यह आंदोलन बंगाल का सर्वाधिक सशक्त आंदोलन था, बड़ा मजबूत आंदोलन था। और इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे कंपाराम सिंह और भवन सिंह। कंपाराम सिंह और भवन सिंह। तो इस आंदोलन में जो जमींदार है या जो किसान है, उसकी जमीन लेकर के जो लोग खेती कर रहे हैं, एक प्रकार से भाड़े के रूप में उसे आधी फसल दे रहे हैं, यानी 50% हिस्सा जो लोग खेती में अपना श्रम लगा रहे हैं उसको कर रहे हैं, उनका हुआ। और जिसकी जमीन है, जो जमीन का मालिक है, 50% हिस्सा उसको जो है दिया जाता था। ठीक है, इसको अधिया बोलते थे। बहुत सारे लोग इस बात को समझ रहे होंगे मेरी बात को, जो लोग किसान परिवार से हैं, कि अगर आपके पास जमीन है तो आप किसी को दे दीजिए, वो अपना बीज लगाएगा, अपना खाद डालेगा, अपनी सिंचाई करेगा, सारी चीजें वो करेगा, और जब फसल हो जाएगी तो आधा जो जमीन का मालिक है उसको दे देगा और आधा जो है अपने घर ले जाएगा। तो इसको कहते हैं अधिया। अभी भी बहुत सारे क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के ये जो है प्रचलन है। जो लोग खेती नहीं कर पाते हैं खुद से, वो दूसरों को दे देते हैं अधिया पर। ठीक है, तो इस आंदोलन में यह कहा गया कि अधिया नहीं, आधा नहीं, 50% नहीं, जो खेती कर रहा है उसे 2/3 चाहिए, 2/3 चाहिए। और जो लोग खेती, जिनकी जमीन है, उनको किराए के रूप में 1/3 फसल चाहिए। तो क्या आंदोलन था? तिभागा चाहिए, यानी हमें 2/3 भाग चाहिए। तो हमें 2/3 भाग चाहिए जो खेती कर रहा है उसको, और जिसकी जमीन है, जो जमीन का मालिक है, उसको केवल 1/3 मिलेगा। इसीलिए इस आंदोलन को तेभागा आंदोलन कहा गया। तिभागा, फसल के 3 हिस्से होंगे, 2 हिस्से जो खेती करेगा उसको मिलेगा और 1 हिस्सा उसको मिलेगा जो जमीन का मालिक है। ठीक है, तो इस आंदोलन में किसानों का नारा था तिभागा चाहिए, यानी हमें 2/3 भाग चाहिए। और इस आंदोलन में बटाईदार किसानों ने फसल का 2/3 हिस्सा खुद अपने पास रखने और केवल 1/3 हिस्सा जमींदारों को देने की घोषणा की। फसल बंटवारे के इसी अनुपात के कारण इसे तेभागा आंदोलन कहा गया। इस आंदोलन ने बटाईदार किसानों और जमींदारों के बीच हिंसक संघर्ष को जन्म दिया। 1949 ईस्वी में बंगाल सरकार ने वर्गदार अधिनियम, शेयर कार्पर एक्ट के माध्यम से किसानों की अधिकांश मांगों को मान लिया। अब ये जमीन पे कितना लागू हुआ वो एक अलग मैटर है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रमुख किसान विद्रोहों की बात हमने की। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा यह प्रयास आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।